प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज प्रस्तुत हूं आपके जीवन की कुछ ऐसी समस्याओं को लेकर जिनसे हमारे देश में या समाज में कम से कम 70% लोग पीड़ित हैं। जैसे आप नौकरी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, आप प्रश्नों के उत्तर भी सही देते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता। आप व्यापार करते हैं, व्यापार चलता ही नहीं। आप किसी ऋण के लिए बैंक में अप्लाई किए हैं, बैंक लोन ही आपका नहीं पास करता। कहने का तात्पर्य यह कि जीवन के हर क्षेत्र में बाधा बनी ही रहती है और कार्य होते ही नहीं। और जब कार्य नहीं होते तो कहीं न कहीं आप फ्रस्ट्रेशन और निराशा के शिकार हो जाते हैं। और जैसे जैसे यह फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है, आपकी यह समस्याएं और बढ़ने लगती हैं। कोई मार्ग ही नहीं सूझता और फिर आप परेशान हो जाते हैं। अब आप परेशान हो जाते हैं तो आप में से बहुत से लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, हमारे जैसे लोगों के पास जाते हैं। हम जैसे लोग यानी ज्योतिषी आपकी कुंडली खोलते हैं। अब देखिए स्क्रीन पर एक कुंडली खुल गई। यह कुंडली तो पूर्णतः ब्लैंक है, शादी है, लेकिन इसी तरह से आपका बर्थ चार्ट होगा कुछ न कुछ। अब यह आपकी कुंडली है और यह है आपकी कुंडली में हम जैसे ज्योतिषी देखेंगे कि किस ग्रह की दशा चल रही है, कौन से ग्रह मारक हैं, कौन से ग्रह कमजोर हैं, और यही बताएंगे कि साढ़ेसाती है या मारक ग्रहों की दशा है, इसलिए आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं। चलिए यहां तक तो ठीक है। अब मान लीजिए कुंडली में आपके कोई अच्छे योग है ही नहीं। आपने YouTube पर तमाम वीडियो देखे हैं कि कुंडली में यदि यह योग हो तो व्यक्ति राजा के समान होता है। अरे भाई, जिसकी कुंडली में योग होगा और वह राजा के समान होगा तो वह कुंडली दिखवाएगा ही क्यों? वह तो खुशहाल है, और खुशहाल व्यक्ति कभी कुंडली नहीं दिखवाता। कुंडली तो वही दिखवाएगा जो परेशान होगा। तो परेशानी का कारण बता देना एक बात है, परेशानी का सही उपाय बताना दूसरी बात है। हम यहाँ दूसरी बात की चर्चा करेंगे कि आपके जीवन में परेशानी है तो उसका सटीक और सही उपाय क्या है। अब जैसे कुंडली में मान लीजिए जो भी ग्रह दोष है, सूर्य का दोष है, मंगल का दोष है, चंद्रमा का दोष है, बुध का दोष है, शनि का दोष है, शुक्र का दोष है, राहु केतु किसी भी ग्रह का दोष है, तो वह दोष हमारे जीवन पर पड़ता कैसे है? अगर हम इन बातों को समझ लें तो हम उपाय भी ढूंढ लेंगे। तो पहले हम इन्हीं बातों को समझें कि कुंडली के दोषों का हमारे जीवन पर प्रभाव कैसे पड़ता है और कैसे कुंडली के यह दोष हमारे कामों को बिगाड़ देते हैं। तो वीडियो शुरू करूं, चर्चा को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपके लाइक करने से चैनल की रीच बढ़ती है और वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक जाता है। लाइक करने में कुछ लगता नहीं, तो निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कुंडली में अगर दोष है, कोई भी दोष, अब दोष में क्या है? लग्न में मंगल हो, सूर्य पीड़ित हो, बुध पीड़ित हो, बुध अस्त ही रहता है अधिकतर कुंडलियों में, चंद्रमा विष योग में हो, आप कतरी योग में हो, शनि के साथ बैठकर विष योग बना रहा हो, इत्यादि तमाम दोष होते हैं। मैं यहां बात करता हूं कि इन दोषों का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों काम बिगड़ जाते हैं। तो देखिए कि यह आप है, यह जो है यह आप है।
यानी आपका आभा मंडल है, हर व्यक्ति का एक आभा मंडल होता है और यही आभा मंडल ही सब कुछ है। अगर आपका आभा मंडल कमजोर हुआ तो आप जिस भी विषय को लेकर के किसी के पास जाएंगे, क्योंकि जीवन का एक ही फार्मूला है कि आप किसी न किसी से जुड़ेंगे। क्या आप किसी न किसी से जुड़ेंगे? आप जाप चाहते हैं तो किसी के यहाँ जाएंगे, कोई अधिकारी हो, सीनियर हो, उसके सामने बैठेंगे। अगर आपका यह आभा मंडल, यह जो है, यह संपूर्ण आभा मंडल अगर निगेटिव प्रभाव दे रहा है तो सामने वाला आपके प्रति निगेटिव सोच रख लेगा और आपके अंदर अन्य सारे गुणों को के रहते हुए भी आपको नकार देगा। समझ रहे हैं? वैसे ही आप व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में भी कुछ लोग आपके यहाँ आएंगे ग्राहक बनकर के, कुछ लोगों के यहाँ आप जाएंगे डीलिंग करने के लिए, यही है। वहां भी अगर यह आधा मंडल निगेटिव बन रहा है तो आपकी बात नहीं बनेगी, अगले पर आपका प्रभाव ही नहीं आएगा, विश्वास ही नहीं आएगा और फिर कार्य बिगड़ जाएगा। मैंने कहा कि आप का सब कुछ ठीक है, बैंक में आप अप्लाई किए हैं कि हमको 1,00,000 2 लाख लोन मिल जाए, 2 4 5 लाख और हम यह बिजनेस शुरू कर ले। आप देखते हैं कि तमाम लोगों के हो जाते हैं, आपके नहीं हो रहे हैं। क्यों? फिर वही बात कि अगर यह आभा मंडल दूषित है तो सामने का अधिकारी आपकी बातों को निगेटिव ले लेगा और फिर सब कुछ तो करना उसी अधिकारी को है। आप किसी कोर्ट केस में है, कोर्ट के समक्ष उपस्थित होते हैं, जज के समक्ष उपस्थित होते हैं, आभा मंडल आपका दूषित है तो निगेटिव प्रभाव जाएगा सामने वाले पर और फिर वह आपके विपरीत कार्य करेगा। तो यह तो विषय यह हुआ कि यहाँ आभा मंडल का, क्योंकि आपका आभा मंडल ही सब कुछ है। अब बात आती है कि यह आभा मंडल निगेटिव या पॉजिटिव होता कैसे है और इसमें कुंडली की क्या भूमिका है, ग्रहों की क्या भूमिका है। अब थोड़ा सा इसको समझ लें। अब यह है आपकी कुंडली। इस कुंडली में जो भी ग्रह पीड़ित होंगे, सारे ग्रहों का अच्छा या बुरा प्रभाव चंद्रमा पर पड़ता है, आपके चंद्रमा पर, कुंडली में स्थित चंद्रमा पर। मैंने यह बताया है। अब आइए देखते हैं कि चंद्रमा हमारे जीवन में क्या है। तो चंद्रमा मनसो जाता है, यह तो कहा गया है, यह एक सार्वभौमिक भूमिका है। हम थोड़े से गहरे में जाएंगे, वैज्ञानिक विश्लेषण को जाएंगे। तो चंद्रमा है जल तत्व का कारक। आप जानते हैं कि चंद्रमा के ही प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, यानी जल में उतार और चढ़ाव आता है। क्योंकि समुद्र विशाल है इसलिए वह दिखता है, कुएं तालाबों के जल हमको दिखते नहीं उठते हुए, गिरते हुए। हमारे शरीर में भी 80% जल है, आप जानते हैं। और यह जल कहाँ है? तो हमारे ब्लड में है और कहीं जल नहीं है, हमारे ब्लड में ही जल है। क्योंकि जल सर्कुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है। तो ब्लड में है क्या क्या? जल है, यानी चंद्रमा है। लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जिनसे ब्लड लाल होता है, वह मंगल है। और सफेद रक्त कणिकाएं होती हैं, विज्ञान कहता है, वह शुक्र है। तो हमारा जीवन मूलतः चंद्रमा, मंगल और शुक्र के अधीन होता है और हमारा यह आभा मंडल इन्हीं तीनों के द्वारा निर्मित होता है मूलतः। बाकी अन्य ग्रहों का भी सपोर्ट होता है, लेकिन मूलतः हमारा यह आभा मंडल चंद्रमा, मंगल, शुक्र के द्वारा होता है। सूर्य का बड़ा रोल है, सूर्य का बड़ा रोल है। अगर सूर्य आपकी इस कुंडली में निगेटिव रहा तो क्या देगा? चंद्रमा सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। अब सूर्य निगेटिव हुआ तो आपके रक्त में, यानी आपके आभा मंडल में, पहले रक्त में कुछ ऐसा प्रभाव उत्पन्न करेगा कि आपके अंदर अहंकार, ईर्ष्या
उत्पन्न कर देगा। अब इस अहंकार ईर्ष्या के प्रभाव से आपका यह आभा मंडल दबने लगेगा, क्योंकि आभा मंडल आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रस्तुत करता है। तो जैसे ही आपके अंदर अहंकार होगा, जो जलन की भावना होगी, दूसरों की खुशियों से आप थोड़े से पीड़ित हो जाते होंगे, तो यह आभा मंडल आपका सिकुड़ने लगेगा। यह आभा मंडल जो है आपका, यह सिकुड़ने लगेगा, सिकुड़ा हुआ रहेगा। अब आप सामने के वाले के जाएंगे किसी के सामने, तो एक सिकुड़ा हुआ आभा मंडल, कटा फटा आभा मंडल लेकर के जाएंगे, तो वहां निगेटिव आ जाएगा। अब अगर मंगल परेशान कर रहा है, यानी मंगल पीड़ित है कुंडली में, तो क्या होगा? आपके रक्त में उत्तेजना को अधिक कर देगा। आपकी सांसें कुछ ऐसी चलेंगी, उत्तेजना रहेगी कि यह आभा मंडल फिर दूषित हो जाएगा, यह आभा मंडल कटा फटा रहेगा, एक शांत स्वरूप नहीं बनेगा। आपने शिवलिंग देखा ही है, सभी देखे हैं। शिवलिंग हमारे इसी स्वरूप को दर्शाता है। ध्यान देखिए, जैसे यह एक आभा मंडल समाधि की स्थिति में है और यह संपूर्ण ऊर्जा जागृत है इस आभा मंडल की। आप देख रहे हैं, इस स्थान को कहते हैं कुंडलिनी। यह कुंडलिनी प्रकाशित है और इसका प्रकाश जाकर के आपके व्यक्तित्व यानी आपके मुखमंडल को प्रकाशित कर रहा है। अगर ये ऐसा आभा मंडल है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही ग्रह पीड़ित होंगे, यह आभा मंडल का जो यह प्रकाश है, यह जो प्रकाश है, यह क्षीण होने लगेगा। कुल मिलाकर के यह प्रकाश क्षीण होने लगेगा। अब क्षीण प्रकाश को लेकर के जैसे ही आप किसी के सामने जाएंगे, तो उस पर प्रभाव कम पड़ेगा या निगेटिव पड़ेगा, क्योंकि उसका आभा मंडल तो पूर्ण प्रकाशित हो सकता है, या न भी हो तब भी आपका क्षीण प्रकाश, यानी आप एक कमजोर टार्च लेकर के किसी के समक्ष उपस्थित होंगे, तो परेशानी तो होगी ही। वही स्थिति है शुक्र की। शुक्र क्या है? जन्म कुंडली या ज्योतिष में शुक्र को वैभव कहा जाता है। अब वैभव का मतलब यह है कि वैभव केवल धन और पैसे का नहीं, वैभव आपके व्यक्तित्व का। अगर आपके व्यक्तित्व में वैभव झलक रहा है, यानी यह प्रकाश जो यह देख रहे हैं, आभा मंडल का यह प्रकाश जागृत है, जितना अधिक जागृत है उतना ही आप सामने वाले को प्रभावित कर पाएंगे। और जैसे ही यह प्रभाव कम रहेगा, तो आप लोगों के सामने थोड़ा सा दबाव महसूस करेंगे, और जैसे ही आप दबाव महसूस करेंगे कि आपके काम बिगड़ जाएंगे। अब शुक्र का स्थान, शुक्र को शुक्राणु ही कहते हैं, ज्योतिष भी शुक्राणु ही मानता है। यह भी रक्त से ही बनता है और जल तत्व होता है। तो सारा प्रभाव चंद्रमा पर आकर के टिकता है। और अगर शुक्र खराब हुआ तो आपके शरीर में शुक्र का स्थान यह होता है, जो आपका जननेंद्रिय है, यही से शुक्र उत्सर्जित होता है। लेकिन शुक्र यानी शुक्राणु पूरे शरीर के रक्त से उत्पन्न होता है। रक्त है मंगल, यानी मंगल में जब संघर्ष होता है तो शुक्र उत्पन्न होता है। क्योंकि शुक्र के उत्पन्न होने की जो दैहिक क्रिया है, शब्दों की शालीनता को देखते हुए जो क्रिया है वह मंगल यानी रक्त में ही तो हलचल करती है, और फिर रक्त से शुक्र उत्पन्न होता है। यह आप वैज्ञानिक आधार पर जानते हैं। अगर प्रत्यक्ष में देखें भौतिक जीवन में, तो शुक्र है श्रम का कारक, शुक्र है आपका पराक्रम, पुरुषार्थ। अब जब पराक्रम और पुरुषार्थ होगा तभी तो वैभव उत्पन्न होगा, शुक्र उत्पन्न होगा। तो कुल मिलाकर के कि मूलतः यह तीन ग्रह चंद्रमा, मंगल और शुक्र अगर पीड़ित हो रहे हैं, तो आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। सामने किसी के जाएंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी, इंटरव्यू में सफलता नहीं मिलेगी, नौकरी में सफलता नहीं मिलेगी, व्यवसाय में सफलता नहीं मिलेगी। इसी को कहते हैं राहु प्रभाव, यानी ग्रहण लग गया, राहु ग्रहण लग गया। ग्रहण लगता कब है आपके जीवन में? जब मंगल और शुक्र और चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं।
तो आपकी इस आभा मंडल पे ग्रहण लग जाता है। ध्यान दीजिए, इस आभा मंडल में ग्रहण लग जाता है, और ग्रहण लगा हुआ आभा मंडल किसी के समक्ष जाएगा तो सफलता कहां से मिलेगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही कमजोर हो गई है। अब इसके लिए उपाय की अगर बात करें, थोड़ी देर के लिए अन्य ग्रहों को भी देख ले। अब बृहस्पति पीड़ित है, तो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति आपका ज्ञान है, आपका दिव्य स्वरूप है, दिव्यता। बृहस्पति दिव्यता को प्रदर्शित करते हैं। अब दिव्यता आपके जीवन में कम हो जाएगी तो फिर यह आभा मंडल सिकुड़ जाएगा। बुद्ध बुद्धि के कारक हैं। अगर आपकी बुद्धि भ्रमित रही, बुद्धि सही नहीं काम कर रही है, तो भी वही स्थिति कि यह आभा मंडल ही प्रभावित होगा। अब बात आती है कि आखिर तो फिर इसको ठीक कैसे करें? क्या कुंडली के उन बुरे योगों को लेकर जीवन भर हम निरर्थक भ्रमण करते रहें, कष्टों को भोगते रहें? नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ सही उपाय, सही मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे तो आपकी यह समस्याएं निश्चित हल हो जाएंगी। अब उपाय क्या है? देखिए इस आभा मंडल को, अगर यह आभा मंडल का प्रकाश कहीं से भी कमजोर हो जा रहा है तो इसको कैसे ठीक कर पाएंगे? आप थोड़ा सा अपनी दृष्टि से सोचिए। निश्चित है कि कुछ साधन अपनाने होंगे। अब आप उन ग्रहों के, जो ग्रहों के वजह से आपका यह आभा मंडल कमजोर हो रहा है, आप उनकी आराधना शुरू करें। आराधना का महत्व केवल मंदिर में जाने से नहीं होता। उन तत्वों की भरपाई आपके शरीर में हो। जैसे मंगल पीड़ित हो रहा है तो रक्त में हलचल तेज होगी, और रक्त में हलचल तेज होगी तो आप में धैर्य की कमी हो जाएगी। तो मंगल को स्थायी करने के लिए मंगल का जो तत्व है वह आपके शरीर में बढ़े। तो एक तो यह है कि आपके भोज्य पदार्थ भी उस तरह से हो जो आपके इस आभा मंडल को दिव्य बनाए, प्रकाश को बढ़ाए। अब यह भोज्य पदार्थ कैसे हो? तो जो ग्रह पीड़ित हैं उनसे संबंधित भोज्य पदार्थों को आप थोड़ा सा भोजन में शामिल करें। जैसे कि मंगल पीड़ित है अगर कुंडली में, तो आप लाल रंग के पदार्थ यथार्थ गाजर, गुड़ इत्यादि का सेवन करें। चंद्रमा पीड़ित होना ही है, क्योंकि कोई ग्रह पीड़ित होगा चंद्रमा पर प्रभाव डालेगा। तो सायंकाल सोते समय आपको दूध अवश्य पीना चाहिए। शुक्र पीड़ित है। अब शुक्र का संबंध है दही और घी से, थोड़ा इसका सेवन करें। बृहस्पति पीड़ित है। बृहस्पति की वजह से आपका आभा मंडल कमजोर हो रहा है, आपकी दिव्यता कमजोर हो रही है। तो भोजन में हल्दी, हल्दी जो भोजन में पड़ती है आप जानते हैं, हल्दी की मात्रा बढ़ा दें थोड़ा सा, और शुद्ध हल्दी खाएं, बाजार की नहीं, अपने घर पर बनवा करके। या केसर का तिलक लगाने लगे। भोजन में थोड़ा सा केसर कभी कभी खा लिया करें। बुध पीड़ित है। बुध की वजह से आपका आभा मंडल कमजोर हो रहा है, यह आभा मंडल आपका प्रकाश कमजोर हो रहा है। तो क्या करें? हरी सब्जियों का प्रयोग थोड़ा सा करें। कुल मिलाकर के सब कुछ निर्भर है आपके भोज्य पदार्थों से। एक बात, दूसरी बात कि उन ग्रहों का या तो आप स्वयं अनुष्ठान करें, लेकिन यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति के लिए, एक गृहस्थ जीवन के व्यक्ति के लिए अनुष्ठान करना संभव भी नहीं है और उचित भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में तमाम बाधाएं पहले से हैं। वे बाधाएं आपके अनुष्ठान को पूर्ण ही नहीं होने देंगी। और जब कोई अनुष्ठान अगर पूर्ण नहीं हुआ अपने विधिक रूप से, जो उसकी विधि है, तो लाभ की जगह हानि देने लगेगा। तो क्या करें? तो वही बात मैं पहले से भी अपने दर्शकों को बताता हूं कि आप यंत्र धारण करें। तमाम दर्शकों के कमेंट आते हैं कि आप यंत्र की बात करके अपना व्यवसाय चलाते हैं। चलिए मान लिया मैं अपना व्यवसाय चलाता हूं, लेकिन
इन ग्रह स्थितियों के आधार पर जो मैंने विश्लेषण किया, आपके दूषित आभा मंडल को सही करने के लिए, आपके आभा मंडल के प्रकाश को बढ़ाने के लिए और उपाय क्या है? या तो आप कर लीजिए 1.25 लाख जाप, अगर कर ले तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर त्रुटि हुई, और जो कि हो जाती है अक्सर करके गृहस्थ जीवन में जीने वाले लोगों से, तो फिर लाभ नहीं हानि होने लगती है। हम जो कराते हैं तो हमारे यहाँ क्योंकि उसी कार्य के निमित्त आचार्य नियुक्त होते हैं, जिनका काम ही है कि आप 8 घंटे जाप करेंगे बैठ करके, वहां त्रुटि नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसी कार्य के लिए नियुक्त हैं। आप उस कार्य के लिए नियुक्त नहीं हैं। आपके जीवन में भी बाधाएं हैं और आपका मानसिक स्तर भी अशांत है ग्रहों की इस वजह से। ग्रहों की इन खराब परिस्थितियों की वजह से आपका आभा मंडल दूषित है, तो मन भी अशांत है, मन भी अस्थिर है, फिर दिक्कतें आएंगी। तो अब जैसे देखिए, यह हृदय स्थान है, यही स्थान रक्त का है, यही से रक्त संचालित होता है, यही चंद्रमा का प्रभाव है, क्योंकि सबसे ज्यादा रक्त यही स्टोर होता है आपके पंप में, आपके हार्ट के पंप में। बाकी सब जगह तो अप डाउन करता है, प्रसारित होता है, लेकिन यहां स्टॉक होता है। अब रक्त जल तत्व है तो चंद्रमा भी यही है, मंगल भी यही है, क्योंकि सबसे अधिक रक्त यही है, और सबसे रक्त अधिक यही है तो शुक्र भी यही है। तो सारे ग्रहों का प्रभाव यही आएगा। और जैसे ही यह पीड़ित रहेगा आपका चंद्रमा, मंगल, शुक्र, कुछ भी, तो जो आप यह जागृत प्रकाश देख रहे हैं यह कमजोर रहेगा, और यह कमजोर रहेगा तो यह प्रकाश भी कमजोर हो जाएगा, आपके मुखमंडल का तेज कमजोर हो जाएगा। इसके लिए फिर उपाय यही है कि इस स्थान पर एक अवलंब दिया जाए, जिसे यंत्र कहते हैं, जिसे यंत्र कहते हैं। जब यह यंत्र आपके शरीर से, जैसे यह देख रहे हैं, यह यंत्र है, इस यंत्र में आप एक यंत्र देख रहे हैं, लॉकेट, और यह रुद्राक्ष है एक मुखी। तो यह यंत्र जब हृदय से टकराएगा, हृदय पर एक प्रेशर पड़ेगा, एक्यूप्रेशर की तरह, तो रक्त के संचरण को ठीक करेगा। और जो मंगल या किसी भी ग्रह के वजह से विकार उत्पन्न हो रहा है, रक्त में ही विकार होता है, उसी से आभा मंडल दूषित होता है, उसको ठीक करेगा, क्योंकि उन ग्रहों से संबंधित है। तो मित्रों, निश्चित मानिए कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी खराब योग है, आप कुछ कर लीजिए, कितना दौड़ लीजिए, हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सफलता तभी मिलेगी, और तभी मिलेगी जब आप अपने आभा मंडल में, इस पूरे आभा मंडल में सुधार करेंगे। और इस आभा मंडल के सुधार को एक तो आप अपनी भोज्य पदार्थों से सुधार करेंगे, जो कि बहुत धीमे धीमे होता है, लेकिन तात्कालिक सुधार के लिए आपको कोई कवच, कोई यंत्र धारण ही करना होगा। हमारे वैदिक शास्त्रों में जो यंत्रों की व्यवस्था की गई है, उनको धंधे नहीं करने थे। आप हम पर आरोप लगा सकते हैं कि हम धंधा कर रहे हैं, लेकिन जिन ऋषि मुनियों ने उस जमाने में एक बातें लिखी, शोध के द्वारा लिखी, उनको उस समय व्यवसाय नहीं करना था। हम भी व्यवसाय नहीं करते। एक ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण जो जाप करते हैं, उनकी मजदूरी ही लेते हैं। आपकी व्यवस्था यह है कि आप निरर्थक आडंबर युक्त खर्चे तो बहुत कर लेंगे, लेकिन सार्थक और उपयोगी खर्चे करना आपको गलत लगता है। क्यों? क्योंकि ग्रहों ने ऐसा आपको बना दिया है, क्योंकि ग्रह आपको पीड़ित रखना चाहते हैं, तो आपसे वही काम नहीं करने देंगे जिससे कि आपकी पीड़ा समाप्त हो। अंगूठी रत्न पहनने का विधान है, बहुत लोग पहनते हैं, पहनाने का तरीका गलत है। बैठे हैं सोनार विक्रेता या सड़क छाप ज्योतिषी, आपका नाम सुने, फला राशि हुई, यह ग्रह का राशि है, पहन लीजिए। वह ग्रह कुंडली में किस पोजीशन में है, यहाँ 6वें में बैठा है, 8वें में बैठा है,
12वें में बैठा है, यह नहीं देखेंगे, पहना देंगे। वह ग्रह आपकी कुंडली में मारक है या कारक है, नहीं देखेंगे, पहना देंगे, नुकसान हो जाता है। कभी तीर तुक्का लग गया, सही ग्रह का रत्न मिल गया, तब तो ठीक है, आप कहेंगे कि अरे फलनवा ने दिया, बताया, लाभ हो गया। लेकिन वो तीर तुक्का है, कुंडली के विश्लेषण के द्वारा ही रत्न भी पहनना चाहिए। और ध्यान रखें कि हर कुंडली में रत्न पहनने की स्थिति नहीं होती। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जो ग्रह आपका कारक है, अकारक ग्रहों का रत्न नहीं पहन सकते। रत्न आप पहनेंगे लग्न या राशि के स्वामी का, पंचमेश का, नवमेश का, इन्हीं 3 ग्रहों का रत्न पहना जाता है। अब मान लीजिए कि ये तीनों ग्रह कोई 6वें में बैठ गया, कोई 8वें में बैठ गया और कोई 12वें में बैठ गया, तो अगर आप इनका रत्न पहनेंगे कारक होते हुए भी, तो ये आपको हानि करेंगे। लेकिन यंत्र सभी ग्रहों के ऊर्जा को व्यवस्थित करता है, यंत्र के साथ यह दोष नहीं होता। तो आशा करता हूं कि आप वीडियो के सारगर्भित रहस्यों को समझे होंगे, अपने जीवन की समस्याओं का कारण समझे होंगे। और अगर आपके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं तो कुंडली को विश्लेषण करा करके एक बार उपाय अवश्य करें। वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप अपने जीवन के लिए करें, निश्चित लाभ मिलेगा, ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। धन्यवाद, नमस्कार। पुनः निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।